गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इलेक्शंस की, तो आप जानते होंगे कि हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शंस अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पर इलेक्शंस के समय कुछ ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं जो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को डिवाइड करती हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर के ऊपर देख पाओगे कि जिस दिन बिहार में इलेक्शंस हुआ ना, उसके अगले दिन बीजेपी और आरजेडी वर्कर्स के बीच में झगड़ा हो गया, एंड जिस वजह से दो लोगों की डेथ हमें देखने को मिल गई है। अब ये अपने आप में काफ़ी चिंताजनक विषय है, क्योंकि जब भी इलेक्शंस होते हैं कुछ ना कुछ इस तरह की राजनीति होती है, या फिर वर्कर्स एक एक्सेसिव जोश के अंदर इस तरह से आपस में झगड़ पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो नुकसान होता है ना, वो हमारी पूरी सोसाइटी को ही देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड, एक मैं और मुद्दा बात करूं तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जैसे झारखंड के सीएम हुआ करते थे हेमंत सोरेन जी, उसी तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी। अब अरविंद केजरीवाल जी को तो क्या हुआ कि उनको कैंपेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी, वो तो इंटरिम बेल के ऊपर बाहर हैं। पर यहाँ पर हेमंत सोरेन जी का जो मुद्दा गया ना, वहां पर कोर्ट ने एक बात पूछी कि भैया आप तो ये चैलेंज कर रहे हो कि आपका जो अरेस्ट था वही कहीं ना कहीं गलत तरीके से हुआ है। क्या अरेस्ट को हम इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं अगर कोर्ट ने ऑलरेडी संज्ञान ले चुका है? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग जवाब नहीं दिया, ये बस सवाल पूछा है एक तरह से। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि इसके ऊपर ये बहुत ही डिबेट का मुद्दा है, तो आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर चर्चा करी जाएगी। फिर पता लगेगा कि इनका जो अरेस्ट था वो इनवैलिड था या नहीं था। दैट इज समथिंग टू बी सीन। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं कही है। दोस्तों, डेट है आज की 22 मई 2024, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है विद रिगार्ड्स टू सी ऑटर्स के बारे में। देखो, एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने कभी अपने दांतों से इस तरह अखरोट तोड़ने की कोशिश करी है? अब आप बोलोगे सर, हमारे टूथपेस्ट में तो नमक है, हम तो कर देंगे ऐसा। पर सबके दांत तो इस तरह से मजबूत नहीं ना होते। ठीक है, तो बेहतर तरीका क्या रहता है? बेहतर तरीका रहता है कि आप ना किसी टूल के माध्यम से आप अखरोट को तोड़िए, फिर जो उसके अंदर का हिस्सा है आप उसको खा सकते हो, है ना। उससे आपके दांत भी टूटेंगे नहीं, दांत भी आपके बचे रहेंगे। अब यही सिमिलर चीज ना ये करता है सी ऑटर। कैसे? देखो, कई बार पता क्या होता है, सी ऑटर के सामने ना कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनको खाने के लिए उनको उनको तोड़ना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सी अर्चिन्स का सुना होगा, राइट? या फिर आपने क्रैब्स वगैरह का सुना होगा, या स्नेल का पता हो गया आप लोग। अब ये सब जो होते हैं ना, या तो इनका जो बाहर वाली जो शेल होती है, या तो वो शेल हार्ड होती है, उसको तोड़ना होता है। या फिर कहीं न कहीं अगर आप डायरेक्टली उसको तोड़ने की अपने दाँतों से या ये अपने कोशिश करेगा, तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे हम लोग ना अखरोट तोड़ने के लिए किसी टूल का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से जो सी ऑटर है ना, वो भी हैमर हो गया, स्टोन हो गया, इस तरह की चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फिर उस चीज़ को, जो भी उसके अंदर का प्रोडक्ट होगा, उसको आराम से खा पाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से टूल्स का यूसेज होता है। तो अगर टूल्स को अच्छे से यूज़ करेगा तो लार्जर प्रे को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है ना? जो ऑलरेडी इनएक्सेसिबल होते हैं उनको एक्सेसिबल कर पाएगा। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप मेरे सामने यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, सी अर्चिन्स, क्रैब्स, म्यूसल्स, क्लैम्स हो गया, स्नेल्स, ठीक है ना? तो अलग-अलग चीज़ों को यहाँ पे खा सकता है। प्लस टूथ को डैमेज भी नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट बाइटिंग आपको नहीं करनी पड़ रही, तो आपके टीथ भी प्रोटेक्ट रहेंगे इसके सी ऑटर्स के। एंड एक तरह से काफ़ी अच्छी ये टेक्नीक, सर्वाइवल टेक्नीक आप इसको मान सकते हो। तो थोड़ा-सा हमें ना सी ऑटर्स के बारे में समझना ही है, पर ऐसा समझो कि सिर्फ सी ऑटर्स ही नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। जैसे चिंपैंज़ी स्टोन्स का यूज़ करते हैं नट्स और स्टिक्स को तोड़ने के लिए, मतलब नट्स को तोड़ने के लिए स्टोन्स का, एंड टर्माइट्स को के लिए स्टिक्स का यूज़ करते हैं। डॉल्फिन स्पंजेस को यूज़ करती हैं ताकि अपनी बीक्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ। गालापागोस के आइलैंड फिंच भी इस तरह से है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। थोड़ा-सा हम सी ऑटर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सी ऑटर्स अपने आप में काफ़ी इंटेलिजेंट मैमल्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि कैसे ये स्टोन्स और बाकी चीज़ों का यूज़ करके अपने टीथ के डैमेज को रोक लेते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, प्लस एट द सेम टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इनके अंदर बहुत भरा होता है। तो डेफिनेटली अगर सी ऑटर सी सेट का एग्जाम देंगे तो काफ़ी अच्छा उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, राइट? रॉक्स और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब हम बात करते हैं ना आईयूसीएन की, तो दरअसल में ना इनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती है। कुछ स्पीशीज को एंडेंजर की तरह कैटेगरी में रखा गया है, कुछ को रखा गया वल्नरेबल की कैटेगरी के अंदर। तो इनका आईयूसीएन स्टेटस वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी स्पीशी है सी ऑटर की। बाकी यूएस एंडेंजर स्पीशीज के अंदर यहाँ पे इनको थ्रेटेंड के अंदर रखा गया है, उनको क्लासिफाई किया गया है।
थोड़ा सा आगे चला गया, हाँ। अब आज के समय ना सी ऑटर्स के बहुत सारे थ्रेट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। एक तो देखो ह्यूमन एक्टिविटीज डेफिनेटली है, जैसे फॉर एग्जांपल शूटिंग हो गया, अगर ह्यूमन की तरफ से इनको शूट किया जाता है, बोट्स के साथ ये स्ट्राइक कर जाते हैं कई बार, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी पोल्यूशन का इंक्रीज होना, ठीक है, कोस्टल वाटर्स के अंदर, उससे कहीं ना कहीं इनको इन्फेक्शियस डिजीजें लग जाती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, पैरासाइट से भी इनकी डेथ हो जाती है, प्रोटोजोल डिजीज की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। ऑयल स्पिल्स जो ह्यूमन ही करते हैं एक तरह से, उसका कारण भी एक बनता है। एंड प्लस एट द सेम टाइम जो केल्प फॉरेस्ट होते हैं, जो आपको ओशंस वगैरह के अंदर देखने को मिलते हैं, उनका कम होना भी इनके शेल्टर और फूड सोर्सेज को कम करता है। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंटर्स जो आपको सी ऑटर्स के बारे में पता होने चाहिए, राइट। तो ये सी ऑटर वाला टॉपिक हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है मेडागास्कर के बाओबाब ट्रीज के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर ना पहले तो पिक्चर में आओ, ये है आपका बाओबाब ट्री, ठीक है। यहाँ पर जैसा आप नोटिस कर पा रहे होंगे, इनकी जो ट्रंक होती है ना, अपने यहाँ पे बहुत ही मोटी होती है, बहुत ही थिक ट्रंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एंड इनकी आप नोटिस करो हाइट भी बहुत अच्छी खासी है, बिल्कुल सही बात है। और ऊपर जरा जरा लीव्स को देखो यार, लीव्स तो सर बहुत ही कम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके ना लो फॉलिएज आपको देखने को मिलती है, बहुत ही कम आपको यहाँ पे लीव्स देखने को मिलते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं। अब एक चीज काम करो, इस पिक्चर को ना उल्टा करने की कोशिश करो। ऐसा समझो कि मान लो ये रूट्स है, इमेजिन करो, क्या आपको ये रूट्स की तरह नहीं दिख रहे, है ना। जो आपका जो आपके रूट्स होते हैं, ये उनकी तरह नहीं दिख रहे, बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअल में ना यहाँ पर इन ट्रीज को अपसाइड डाउन ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि अगर आप ना इस पिक्चर को उल्टा करके देखने की कोशिश करोगे, तो यू विल रियलाइज यार ये तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पेड़ को उल्टा कर दिया गया है, ये रूट्स की तरह भी लग रहे हैं, तो इनको अपसाइड डाउन ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। चलो ये बात तो समझ आई, पर सर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा पता क्यों कर रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ये जरा मैप देखो, ठीक है। अब हुआ पता क्या, जब हम बात करते हैं ना बाओबाब ट्रीज की, तो ऐसा बोला जाता है कि 21 मिलियन साल अगो ये ओरिजिनेट हुए कहाँ पर, मेडागास्कर के अंदर। सर कहाँ है मेडागास्कर? अरे ये रहा आपका मेडागास्कर, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ये आपका मेडागास्कर रहा, ठीक है। तो इनका ओरिजिनेशन तो सर मेडागास्कर में हो गया, पर पता क्या है, आज के समय आपको ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में देखने को मिलते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर। आपका सवाल आएगा क्या सर इंडिया में मिलते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इंडिया में भी मिलते हैं। आपको जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है ना, मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी वहां पर मिलते हैं, नो डाउट अबाउट इट। पर मेडागास्कर के अलावा जो मेजरली देखने को मिलते हैं वो ऑस्ट्रेलिया और आपका कुछ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कुछ पार्ट है, वहां पर मेजरली आपको देखने को मिलते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर मेडागास्कर से ये ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका में ये पेड़ कैसे पहुंच गए, इतना माइग्रेशन इन्होंने कैसे कर लिया, बताओ। इसका आंसर ना ज्योग्राफी में छुपा हुआ है। ज्योग्राफी में कैसे? इसका आंसर है आपके जो ओशियन करंट्स होते हैं उनके अंदर। यहां पर आप समझना, यहां पर आप इंडियन ओशन जायर को देख रहे हो, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है इंडियन ओशन जायर? ये एक तरह का क्या है सर, ओशियन करंट है, बिल्कुल सही बात है। अब इस ओशियन करंट के माध्यम से पता क्या हो रहा है, ये जो करंट है आप नोटिस करो कैसे मूव कर रहा है। यहां मेडागास्कर से मूव किया, ये गया सर ऑस्ट्रेलिया की तरफ, गया या नहीं गया? बिल्कुल गया, ठीक है ना, ईस्टवर्ड गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ। फिर कहीं ना कहीं ये ईस्ट से मूव करता करता ऐसे नॉर्थवर्ड गया, और ये पहुंच गया अफ्रीका की तरफ, नॉर्थ की तरफ मूव करते हुए और वेस्ट की तरफ स्विंग करते हुए। तो एक तरह से ना, इस तरह से इसने कंप्लीट एक जायर को कंप्लीट कर लिया, सही बात है। अब लोग ऐसा बोलते हैं, जो बेसिकली रिसर्चर्स ऐसा बोलते हैं कि ये जो आपके बाओबाब ट्रीज हैं, इनके जो सीड्स होते हैं, इन्होंने यहाँ पे इन ओशियन करंट के थ्रू यहाँ पे से पिक हुए मेडागास्कर से, एंड अकॉर्डिंगली ये मूव होते हुए ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और इस तरह से अलग अलग कंट्रीज में ये फैल गए। तो ये है इसकी पीछे की कहानी। तो इसी वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनका जो रहस्य था ना, कि भाई ये कैसे पहुंच गए अलग अलग जगह के ऊपर, वो नई स्टडी ने यहाँ पे डिस्कवर कर लिया है। तो इस तरह टोटल इनकी 8 डिस्टिंक्ट स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगी। मैंने बताया जैसे वो 6 स्पीशीज थी वो एंडेमिक थी मेडागास्कर की, बाकी कुछ और स्पीशीज हैं वो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाती हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, कैसे 21 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे पहली बार मेडागास्कर के अंदर ये अरोज हुए थे। बाकी आप नोटिस करो इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, 50 मीटर तक इनकी हाइट हो सकती है, और इनका जो लाइफ है वो लगभग 2000 साल की आपको देखने को मिल जाएंगी। भारत में कहाँ पर? आपका जो गोलकोंडा फोर्ट है ना, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, वहां पर उसके पास में आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली आंध्रा ना बोल के रैदर आई शुड से, मतलब जो हैदराबाद में आपको गोलकोंडा फोर्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तेलंगाना भी कह सकते हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन रीजन्स के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान में ये रखनी है कि हम बात करते हैं कीस्टोन स्पीशीज की। कीस्टोन स्पीशीज एक ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कहीं ना कहीं अगर ना एग्जिस्ट करे ना,
तो पूरा आपका इकोसिस्टम ही हिल जाता है। तो बेसिकली कुछ रिसोर्सेज, फूड, शेल्टर कहीं ना कहीं प्रोवाइड करने के अंदर उनका जो रोल होता है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो नहीं होंगे तो पूरी जो आपका इकोसिस्टम है उसके ऊपर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। बाकी इनके फायदे बहुत सारे होते हैं, आप नोटिस करो, इनके फ्रूट्स हो गया, सीड्स हो गया, एडिबल हो सकते हैं, खा सकते हो आप इनको। प्लस एट द सेम टाइम अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे, ठीक है ना, और भी इनके कुछ बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम कंजर्व करना हो गया। अपसाइड डाउन ट्रीज तो मैंने आपको समझा ही दिया किस तरह से आप इनकी पिक्चर को देखकर भी ये चीज़ें कर सकते हो। बाकी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो वाइल्ड लाइफ के लिए फूड प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना, नेस्टिंग साइट्स हो गया, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए। बाकी की स्टोन स्पीशीज मैंने आपको समझा ही दिया। लॉयन, टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, ये सब क्या है, आपके की स्टोन स्पीशीज है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे ना, कहीं ना कहीं आपका पूरा इकोसिस्टम ही उससे हिल जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा सब ऑर्बिटल ट्रिप्स के बारे में। अब ये क्या चीज़ है सर, सब ऑर्बिटल ट्रिप्स? देखो एक्चुअल में आप नोटिस करो, यहाँ पर पिक्चर से आप इसको समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो यहाँ पर हम धरती के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है। अब मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मैं एक स्पेस फ्लाइट में बिठा दूं, राइट, और वो जो आपको स्पेस क्राफ्ट है वो इस तरह से आपको ऊपर लेके जाए, ठीक है, यहाँ तक लगभग 100 किलोमीटर या 105 किलोमीटर तक की हाइट के ऊपर लेकर जाए। एंड वहां पर ना, फिर आप जब पहुंचोगे उस समय आप एक चीज रियलाइज करोगे, यार यहाँ तो ग्रेविटी है ही नहीं, या फिर ग्रेविटी है तो बहुत ही कम है। तो इस तरह से ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, वो इस तरह से घूमने जाते हैं यहाँ तक 100-105 किलोमीटर की हाइट तक, एंड इस तरह से वो वापस आ जाते हैं। अब एक बात नोटिस करो, यहाँ पर ना वो ऑर्बिट के अंदर ऐसे चक्कर नहीं मार रहे ऊपर, जहां पर नहीं, ये बस यहाँ तक बस जा रहे हैं आपके 100-105 किलोमीटर की हाइट के आसपास, एंड वहां से फिर वो वापस रिटर्न कर रहे हैं। ये लगभग 10 मिनट की ओवरऑल जर्नी रहती है, जहां पर लोग ना घूमने के पर्पज से ये जा सकते हैं। तो इसी चीज को हम बोलते हैं सब ऑर्बिटल ट्रिप। तो दुनिया में ना बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं जो इस तरह ये चीजें ऑफर करती हैं। थोड़ा सा और भी समझते हैं। एक तो कारमान लाइन के बारे में आपको कई बार बताया हुआ है। कारमान लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो आपको 100 किलोमीटर के ऊपर देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा और समझते हैं। देखो सब ऑर्बिटल ट्रिप्स क्या हुए, सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स भी आप कह सकते हो, जिनकी ना स्पीड कहीं ना कहीं उतनी नहीं होती कि वो ऑर्बिट के अंदर एंटर कर जाए, क्योंकि ऑर्बिट के अंदर एंटर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसके अंदर मूव करोगे, पर क्योंकि इनके अंदर उतनी एनर्जी ही नहीं है ऑर्बिट के पहुंचने के लिए, तो एक तरह की ये पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को यहाँ पे फॉलो करते हैं। पहले ऊपर जाते हैं यानी कि असेंड करते हैं, फिर वहां से वो डिसेंड करते हैं। इसी को सब ऑर्बिटल स्पेस मिशन या फिर सब ऑर्बिटल फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। जैसा मैं आपको कह रहा था, लगभग 10 मिनट की आपको ये फ्लाइट देखने को मिलती है, और बिल्कुल कुछ समय के लिए आप एक तरह से वेटलेसनेस फॉलो, मतलब वेटलेसनेस आप फील करते हो, ठीक है। और जैसा मैं आपको कह रहा था, दुनिया की अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे वन ऑफ द कंपनी हैपेंस टू बी ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? जो जेफ बेजोस है ना, उनकी यहाँ पे कंपनी आपको देखने को मिलती है। ये एकमात्र कंपनी नहीं है। आप लोगों ने ना रिचर्ड ब्रैंसन के बारे में सुना होगा। उनकी जो कंपनी है आपकी, जो वर्जिन अटलांटिक, ठीक है, सॉरी वर्जिन गैलेक्टिक, ये एक कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो अपने क्या नाम है इनका, अ, जो स्पेस एक्स वाले, ठीक है ना, एलन मस्क, मस्क हो गया, ठीक है ना, उनकी भी कंपनी है, ठीक है, इंस्पिरेशन फोर, वो भी यहाँ पे इस तरह से करती हैं। तो ऑल दीज आर डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स, ठीक है। तो इस तरह से 100 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पे माइक्रोग्रेविटी के ऊपर रिसर्च करी जा सकती है। बाकी ट्रैवल तो डेफिनेटली है ही है। इसके साथ ही साथ इनोवेशन के लिए बहुत अच्छी खासी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है। तो जीरो ग्रेविटी सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं इस ऑर्बिटल वेलोसिटी तक उनको पहुंचना पड़ेगा, ताकि वहां पर वो जा पाए एंड अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऑब्जर्व कर पाए। इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कार्बन लाइन के बारे में। मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है, इस पिक्चर के माध्यम से भी यहाँ पर आप देख पाओगे कि जब हम बात करते हैं ना लगभग 100 किलोमीटर के आसपास के रीजन की, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको कार्बन लाइन आपको देखने को मिल जाती है। ये कहीं ना कहीं सेपरेट करती है दो डिफरेंट रीजन्स को। अगर तो आप कार्बन लाइन से नीचे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे एयरक्राफ्ट। वेयर एस जब आप 100 किलोमीटर से ऊपर चले जाओगे, उसको हम बोल देते हैं स्पेस क्राफ्ट। तो 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड जो होता है अर्थ के एटमोस्फेयर से ऊपर, उसको हम यहाँ पे कार्बन लाइन के नाम से डोनेट करते हैं। तो जो स्पेस टूरिस्ट वगैरह होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ऑर्बिट, मतलब अर्थ के रिगार्डिंग आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो 1960 के अंदर थियोडर वॉन कार्मन, इनके द्वारा यहाँ पे उनके नाम के ऊपर ही इसको नाम दिया गया था।
स्पेसक्राफ्ट और आपका स्पेस फ्लाइट और एयरक्राफ्ट, इन दोनों के बीच का जो अंतर था मैंने आपको बता दिया। अगर किसी को एस्ट्रोनॉट कहलाना है ना, तो उसको यहाँ पे ये जो 100 किलोमीटर वाली लाइन है, इसको यहाँ पे एक्सीड करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा हाइट पे जाओगे तभी आप यहाँ पे एस्ट्रोनॉट कहला पाओगे। तो फ्लाइट डायनामिक्स बहुत चेंज हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब फ्लाइट कहीं ना कहीं एरोडायनामिक्स प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम करती थी बिलो द कार्बन लाइन, पर जब उसके ऊपर चले जाते हैं तब ऑर्बिटल मैकेनिक्स यहाँ पे काम आ जाती है। इसके अलावा आप नोटिस करोगे, अगर कार्बन लाइन के बियॉन्ड आप जाते हो तो वहां पर इनको प्रोपल्शन सिस्टम, जो खुद का प्रोपल्शन सिस्टम है, उसका यूज करना पड़ता है ताकि वो ट्रेजेक्टरी को अकॉर्डिंगली मेंटेन कर पाए। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है वीनस वाटर मिस्ट्री के बारे में। देखो, अगर आप आज से 4 बिलियन साल पहले जिंदा होते ना, तो आप रियलाइज करते यार वीनस के ऊपर ना बहुत बहुत ज्यादा पानी था। इतना पानी था कि वो 3 किलोमीटर डीप ओशन को भी अच्छे से भर सकता था। पर आज के समय हम अगर बात करें तो 3 सेंटीमीटर डीप ओशन को भरना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं रहा। अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे हो गया। देखो, ये काफी लंबे टाइम से इसके रिगार्डिंग ना डिस्कशन चल रहा था, बहुत सारे रिसर्चेस चल रही थी। फिर अभी जो रिसेंट रिसर्च हमें पता लगी है नेचर के अंदर जो पब्लिश हुई है, उसके अंदर दो कारण बताए गए हैं पानी के लॉस के लिए। पहला कारण बताया गया है वीनस का हार्श एटमॉस्फेयर। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना वीनस की, तो वीनस के एटमॉस्फेयर में आपको लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल जाएगी। अब जब इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत 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 ज्यादा होता है। और जब सरफेस टेम्परेचर इतना ज्यादा एक्सीड हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को, तो आप नोटिस करोगे कि पानी कैसे एग्जिस्ट करेगा वीनस एटमॉस्फेयर के अंदर, सिर्फ एज वेपर की तरह। तो पानी का लॉस का कारण एक मेजर ये बन गया। दूसरा कारण ऐसा बताया जाता है कि सन से बहुत नजदीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले आपका फर्स्ट आपका मरकरी आता है, फिर उसके बाद वीनस आ जाता है। जब इतना पास में है ये सन के, तो सन की जो इंटेंस हीट हुआ एंड प्लस एट द सेम टाइम जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो आपका सन की तरफ से आ रहा है, कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो H2O होता है, वो ब्रेक डाउन कर जाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना इस इक्वेशन को। तो जब ये चीजें होंगी, उसके हिसाब से आप नोटिस कर पाओगे कैसे वहां पे पानी एग्जिस्ट करेगा। तो आइनोस्फेयर के अंतर्गत ये चीज होती है। आइनोस्फेयर अपर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, जहां पर आपके चार्ज एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, उनकी हाई स्पीड मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये दो कारण यहाँ पे बताए गए हैं। थोड़ा सा हम और भी वीनस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, जैसे इंडिया का पहला मिशन टू वीनस इज नोन एज शुक्रवान वन मिशन, इसके शुक्रयान वन। तो इसके माध्यम से इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को, सरफेस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और ऑलरेडी ना बहुत सारी एक्सपीडिशंस दुनिया भर की वीनस के ऊपर जा भी चुकी हैं, जैसे अकात्सुकी जापान की, मेराइनर यूएसए की, पाइनियर वीनस 1 बाय यूएस। अब ये फ्यूचर जो 3 मिशन है ना, इनका नाम आपको डेफिनेटली डेफिनेटली याद रख के ही जाना है। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना नासा की, तो नासा के द्वारा एक तो वेरिटास एंड दूसरा आपका दाविंची, ये स्पेस मिशन है वीनस के लिए नासा के। उसी तरह से जो एनविजन है, वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यहाँ पे मिशन है टू द वीनस। ये 3 नाम आप डेफिनेटली ध्यान में रखोगे, और शुक्रयान 1 तो आपको पता ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वीनस की, तो वीनस को अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी शेप और जो साइज होता है वो काफी सिमिलर होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं ना, एक तो आपका वीनस और दूसरा आपका यूरेनस, ये दो ऐसे आपको प्लैनेट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। बाकी जो प्लैनेट्स हैं ना, वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, बट वीनस और यूरेनस के केस में आपके ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। इसके साथ ही वीनस को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, इसकी ब्राइटनेस की वजह से। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज स्विट्जरलैंड लेड पीस कॉन्फ्रेंस। देखो, आप जानते हो यार, रशिया यूक्रेन क्राइसिस को इतना लंबा टाइम हो चुका है। अब यहाँ पर ना स्विट्जरलैंड बीच में आया है कि हम कहीं ना कहीं एक पीस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे, ताकि यहाँ पे हम पीस को स्टैब्लिश कर पाए यूजिंग दिस पीस कॉन्फ्रेंस। तो आप पूछेंगे ऐसा कैसे करेंगे। एक्चुअली में ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को यहाँ पे इन्वाइट किया गया है। वो कंट्रीज आपस में मिलकर डिस्कस करेंगी कि वॉर के बाद कहीं ना कहीं हम जो यूक्रेन है उसको वापस से कैसे खड़ा कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर, चलो इंडिया को तो इन्वॉल्व किया, ठीक है, दैट्स ओके, पर क्या यहाँ पे रशिया और यूक्रेन दोनों को इन्वाइट किया गया है? द आंसर इज नो। यहाँ पर रशिया को इन्वाइट नहीं किया गया। अब यही इस पर्टिकुलर चीज का ना बहुत बड़ा कंसर्न आपको देखने को मिल जाएगा, कि आपने इस तरह से कहीं ना कहीं आप नोटिस करो 160 कंट्रीज को तो इनवाइट कर लिया, जिसमें से 50 कंट्रीज आ भी रही हैं 15 और 16 जून को। पर इसमें ज्यादातर कंट्रीज कौन सी हैं? यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, नेटो की कंट्रीज, G7, यूएस के जो दोस्त हैं, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। पर आपने भैया रशिया को तो एब्सेंट कर दिया, रशिया को तो यहाँ पे बुलाया ही नहीं। तो क्या पर्पस हुआ इस चीज का? तो ये काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स हम यहाँ पे उठ रहे हैं। स्विट्जरलैंड ना एक्चुअल में ना अपने आप को काफी न्यूट्रल बताता है, कि हम किसी की तरफ नहीं है।
तो इस वजह से स्विट्जरलैंड के जो एफर्ट्स हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंस जरूर हो जाते हैं, बट ऑन द अदर हैंड क्योंकि रशिया को यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व किया गया, तो दैट बिकम्स अ वेरी बिग कंसर्न कि एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट कितना निकल के आएगा। तो पीस चाहते हैं यूक्रेन के अंदर, कैसे लंबे समय तक रहा है, जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं उनको हम कहीं ना कहीं कैसे इंश्योर कर पाएंगे कि वो उनको हम टैकल कर पाएँ। फूड सिक्योरिटी हो गया, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, न्यूक्लियर सेफ्टी, ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, एंड इनको एड्रेस करना इस समिट की यहाँ पे प्रेफरेंस रहेगी। बाकी कॉन्फ्लिक्ट से रिस्क जो आए हैं उनको कैसे मिटिगेट कर पाएँ, डिफरेंट डिफरेंट दुनिया भर के स्टेक होल्डर्स को हम कैसे इन्वॉल्व कर पाएँ, स्पेशली पीपल फ्रॉम द ग्लोबल साउथ जो वाली कंट्रीज हैं उनको कैसे हम इन्वॉल्व कर पाएँ, ये सारा फोकस रहने वाला है स्विट्जरलैंड लेड पीस कॉन्फ्रेंस का। कल मैंने दोस्तों आपको होमवर्क दिया था मैक्यूरे आइलैंड के बारे में, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे रजनीकांत भारती, कैरोनियन और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर नोटिस करोगे, ये रहा आपका मैक्यूर आइलैंड। अब जब मैं इसकी बात करता हूँ ना, तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहा है कि जो मैरीन पार्क है अराउंड मैक्यूर आइलैंड का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको एक्सपैंड किया जा पाए। तो ये मैक्यूर आइलैंड की लोकेशन आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि इट इज लोकेटेड साउथ ईस्ट ऑफ तस्मानिया, ये तस्मानिया से आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल आप बात करोगे तो पैसिफिक ओशन के अंदर ये लोकेटेड है। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग मैक्यूर आइलैंड जो आपको पता होने चाहिए। कल कल नहीं, आज का आपका होमवर्क रहेगा इंग्लिश चैनल के रिगार्डिंग। इसका आंसर आप मुझे बताओगे कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ पे, और भी जो आपको इसके रिगार्डिंग चीज़ें पता है ना, डेफिनेटली आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा। फिर कल हम इंग्लिश चैनल के रिगार्डिंग भी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह से आज का आपका होमवर्क रहेगा ट्रू एंड फॉल्स के रिगार्डिंग। ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं ना मैंगो शावर की, तो मैंगो शावर आपका नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर नहीं, बल्कि आपका जो केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, वहां पर आपको देखने को मिलता है। दीज आर वॉट, दीज आर प्री मानसून शॉवर्स जो आपकी मैंगोज की अर्ली राइपनिंग के अंदर मदद करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। प्री फायर मिशन की अगर मैं बात करूं तो इसका पर्पस वीनस ऑर्बिटर मिशन नहीं, बल्कि आपके जो पोलर रीजन है ना अर्थ के, उनको यहाँ पे स्टडी करना है। तो सेकंड भी सर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस बिल्कुल, जब कहीं ना कहीं आपकी मेडिकेशंस के रिगार्डिंग जो सेंसिटिविटी होती है, ये पैरासाइट्स मतलब जब मेडिकेशंस उनके ऊपर इफेक्ट नहीं करती, उसी को हम AMR के नाम से जानते हैं। तो थर्ड इज करेक्ट। म्यूरिया ट्राइब्स की बात करें तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ के अंदर इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस गिवन है, बट नॉट इन तेलंगाना। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। साथ ही साथ एमसीक्यूज की बात करें तो 2022 का एक एमसीक्यू मैं आपको आज के लिए होमवर्क दे रहा हूं, इसका आप आंसर बता सकते हो एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग। एंड दूसरा आपको होमवर्क आज का रहेगा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या क्या चीजें बिल्ट हुई हैं। ये 4 ऑप्शन है आपके, तो इसका आंसर भी आप नीचे कमेंट्स में डेफिनेटली बता सकते हैं। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है विद रिगार्ड्स टू एंटी डिफेक्शन लॉ, कि जो हम बात करते हैं नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर की, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता विद इन 6 मंथ ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब हम बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर की, अगर मान लो वो 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है किसी को पॉलिटिकल पार्टी को, तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाई होगा। पर अगर विद इन 6 मंथ वो यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। तो जो पहली बात करी है ना इसमें, ये बिल्कुल गलत बात करी है। 6 महीने के विद इन वो कर सकता है, 6 महीने के एक्सपायरी के बाद नहीं कर सकता। बात करेगा तो फिर इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि लॉ के अंदर बात नहीं करेगी एग्जैक्टली टाइम फ्रेम की, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो एक्चुअल में आपका आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। दूसरा आपको मैंने होमवर्क दिया था कुछ पर्टिकुलर टाउन्स के बारे में, एंड वो कौन सी कंट्रीज के अंदर है। देखो है ये पुराना क्वेश्चन, पर ये जो टाउन्स है ना, ये बार बार न्यूज में आते रहते हैं, तो थोड़ा सा हमें एक आइडिया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बात करूँ अगर एलिपो सिटी की, तो ये आपको सीरिया के अंदर देखने को मिलता है। उसी तरह से यहाँ पे आप डमेस्कस भी देख सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, आप यहाँ पे किरकुक को देख सकते हो, एंड आप यहाँ पे मोसूल को देख सकते हो। ये दोनों जो सिटीज हैं आपकी इराक के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, और बगदाद सिटी भी आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। इसके साथ में ही और क्या है, एक सेकेंड, इसके साथ में कुछ और सिटीज की यहाँ पे बात करूँ तो मज़र शरीफ हो गया अफगानिस्तान के रिगार्डिंग। ये चीज़ तो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो आप अगर नोटिस कर पाओगे क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं था। किरकुक मैंने आपको बताया इराक के अंदर, और उसी तरह से जो मोसुल था ना, वो भी आपका इराक के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि फर्स्ट एंड जो फोर्थ है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, पर सेकंड और जो थर्ड था वो आपके गलत हो जाएंगे। तो इसलिए आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी,
1 एंड 4 आर करेक्ट। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली IAS ऑफिशियल पर जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।